हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर जो हमें दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो क्या आपको पता है कि सिर्फ टैक्स भरना काफ़ी नहीं होता, गवर्नमेंट को ये बताना कि आपने कितना कमाया और कैसे कैलकुलेट किया ये भी ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 से लेकर सारी अलाइड प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो सिंपल भाषा में कहें तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर वो फॉर्मेट है जिसमें एक असेसी यानी कि आप अपनी टोटल इनकम, कितना आपने पैसा कमाया है, कितनी आपकी इनकम हुई है, और टैक्स पेबल उस पर आपको कितना टैक्स लग रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को देते हैं और ये रूल 12 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 139, किस किस को रिटर्न भरना मैंडेटरी है और लास्ट डेट यानी कि ड्यू डेट्स क्या होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिटर्न में क्या होता है, मतलब अगर आप रिटर्न भरने में लेट हो जाओ, बी लेटेड हो जाओ, तब क्या प्रोविजंस रहते हैं, या आपसे कोई गलती हो जाए तो रिवीजन के क्या प्रोविजंस रहते हैं, या फिर अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाएं तब कौन से प्रोविजन दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। फिर हम पढ़ेंगे पैन एंड सिग्नेटरीज के बारे में जो दिए गए हैं सेक्शन 139A एंड 140 में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ असेसमेंट जो दिया गया है सेक्शन 140A में। ऑलराइट, तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 139A, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे लाइबिलिटी की बात करिए तो ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे कि किसको रिटर्न फाइल करना है। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 उन लोगों की लिस्ट देता है जो लीगली बाउंड है आईटीआर भरने के लिए। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ इनकम से ज़्यादा ना स्टेटस मैटर करता है। डन। तो पहली कैटेगरी में तो है भाई ज़ीरो टॉलरेंस, जिनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है कि उनको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। इसमें आते हैं हमारे कंपनीज और फर्म। इनके लिए कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए कमाए हो या आपको 10 रुपए का नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और ये सेम रूल अप्लाई होते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस पर जो कवर होती हैं सेक्शन 35 में। दूसरी कैटेगरी में हम देखते हैं इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकी बात करें तो इनके लिए रूल सिंपल है। अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स विच मीन्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे कि 4 लाख, तो अगर उसको क्रॉस कर रही है तो आपको रिटर्न भरना होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे कि ये लिमिट चेक करते वक्त ना आप सेक्शन 80C से लेकर 80U की डिडक्शंस या 10A 10B की एग्जम्पशंस को माइनस नहीं करेंगे। मतलब डिडक्शन से पहले वाली इनकम अगर लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी इनकम 4.5 लाख है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है फॉर एग्जांपल, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं तो डिडक्शन लगा के मेरी इनकम 3.5 लाख रह रही है तो मैं बेसिक एग्जम्पशन से नीचे आ रहा हूँ तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। जो आपकी जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शंस और एग्जेम्पशन से पहले की, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है। डन। फिर कैटेगरी 3 में आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस जिसमें ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो दिए गए हैं सेक्शन 11 और 12 में, और पॉलिटिकल पार्टीज दी गई हैं सेक्शन 13A में। इनके लिए भी यही लॉजिक है, अगर एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले उनकी इनकम लिमिट से ज़्यादा है तो उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, जो हमने एचयूएफ में पढ़ा और इंडिविजुअल में पढ़ा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास फॉरेन एसेट रूल। देखो, अब ये पॉइंट ना सबसे इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग ना इसे भूल जाते हैं। अगर आप एक रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और आपके पास इंडिया के बाहर कोई एसेट है, जैसे विदेश में कोई आपका बैंक अकाउंट है या प्रॉपर्टी है, या आप किसी फॉरेन अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो चाहे आपकी इंडिया में इनकम ज़ीरो हो फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है।
तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। डन। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF। देखो, इंडिया में ना इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम पर चलता है, यानी जितनी ज़्यादा कमाई उतने ज़्यादा टैक्स परसेंटेज। तो हमने टैक्स पेयर को ना यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये डाटा है 18-19 का, अभी हम रिसेंट वाला देखते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 की इनकम टैक्स स्लैब्स। तो सबसे पहले स्लैब्स को समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने ना इसे काफ़ी सिंपल बनाने की कोशिश की है। 0 से लेके 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि यहाँ पे टैक्स निल है। फिर 4 लाख से 8 लाख रुपए तक इस ब्रैकेट में आपको देना होगा सिर्फ 5% टैक्स। देन 8 to 12 लाख यहाँ पे टैक्स रेट बढ़कर हो जाता है 10%। देन 12 to 16 लाख यहाँ पर आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद 20 to 24 लाख यहाँ पर आपको 25% टैक्स भरना पड़ेगा। और अबव 24 लाख मतलब अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आप मैक्सिमम 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। और अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास रिबेट। तो देखो, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से आपका टैक्स 0 हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो सैलरीड लोगों के लिए और पेंशनर्स के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी टोटल इनकम में से ये अमाउंट पहले ही माइनस कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सैलरीड हैं तो अब आपकी 12,75,000 तक की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री है। कैसे? देखो, 12 लाख की रिबेट और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर हो गया 12,75,000। यहाँ पे हम डिडक्शंस और रिबेट के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, डिडक्शंस होती हैं जब आपकी इनकम, जिसको आपकी इनकम में से घटाया जाता है, ठीक है। और रिबेट होती है यहाँ आपका जो टैक्स बनता है ना, टैक्स पेबल है, ये उसमें से घटाया जाता है। डिडक्शंस 75,000 की है और रिबेट दी जाती है सेक्शन 87A में, जो कि जिसकी लिमिट है 12 लाख। डिडक्शन की वजह से वो अमाउंट कम हो जाता है जिस पर टैक्स लगना है। दैट इज़ आपकी इनकम कैलकुलेट करी, फिर उसके ऊपर डिडक्शंस लग गई, तो वहाँ पे क्या हो रहा, आपका जो इनकम है, जो अमाउंट है जिस पर टैक्स लगना है, वो रिड्यूस हो रहा है डिडक्शन की वजह से। लेकिन रिबेट में क्या होता है ना, इससे फाइनल टैक्स का बिल ही कम या ज़ीरो कर दिया जाता है। ये फाइनल जो आप टैक्स निकालते हैं पूरी कैलकुलेशन करने के बाद कि भाई इतना टैक्स बनता है, तो उसमें पूरा का पूरा छूट मिल जाती है, उसे हम रिबेट बोलते हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वी हैव टैक्स रेट फॉर अदर एंटिटीज़। देखो, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इंडिविजुअल्स के लिए स्लैब थी, ठीक है, पर बिजनेस एंटिटीज़ के लिए ना कहानी बदल जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट रेट्स चलते हैं। तो चलिए अब कैटेगरीज को ब्रेक डाउन करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLPs। देखो, पार्टनरशिप फर्म और LLPs और लोकल अथॉरिटीज़ के लिए लाइफ सिंपल है, बट थोड़ी सी महंगी है। फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है इन्हें पहले ही रुपए से 30% देना पड़ता है। और सरचार्ज तभी लगेगा जब इनकी इनकम 1 करोड़ क्रॉस करेगी, और वो रेट है 12%। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास डोमेस्टिक कंपनीज। देखो, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 2 रेट हैं। पहला तो है स्टैंडर्ड रेट, जो है 30%। लेकिन अगर कंपनी का टर्नओवर, यहाँ पे 50 करोड़ लिखा है, ये पुरानी है, लेकिन अभी रिसेंट में जो 25 वाले टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 400 आएगा। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, तो यहाँ पे आप अपने नोट्स में भी इसको 400 लिख लेना। तो अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, ठीक है, अभी 2025-26 के अकॉर्डिंग, तो उन्हें मिलता है एक स्पेशल बेनिफिट।
उन्हें देना होगा सिर्फ 25% टैक्स। ठीक है, अगर मतलब इस लिमिट में आ रहे हैं 400 करोड़ वाली में तो 25% टैक्स भरेंगे, उससे ऊपर जा रहे हैं तो 30% टैक्स भरेंगे। फिर सरचार्ज, अब इनका सरचार्ज स्प्लिट है 2 कैटेगरीज में। सबसे पहले तो है 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आपको देना होगा 7% सरचार्ज, और अगर आप 10 करोड़ से इंक्रीज कर रहे हो तो आपको देना होगा 12% सरचार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि इनके पास ना खुद के मिनी स्लैब्स हैं। पहले 10,000 पर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, फिर अगले 10,000 पर 20% टैक्स लगेगा, और उसके बाद सीधा 30% टैक्स लगेगा। और सरचार्ज का रूल सिमिलर है 1 करोड़ वाला, अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हो तो आपको 12% सरचार्ज पे करना होगा। फिर है हमारे पास फॉरेन कंपनीज। तो देखो, इंडिया में काम करने वाली विदेशी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, विच इज़ फ्लैट 40%। इनका सरचार्ज रेट डोमेस्टिक से थोड़े से कम है, विच इज़ 2% और 5%, क्योंकि इनका बेस टैक्स रेट जो है वो पहले से ही बहुत हाई है, इसलिए सरचार्ज को कम रखा गया है। अगर तो 1 करोड़ से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2%, और 10 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं तो 5% सरचार्ज लगेगा। फिर अगर हम अपने स्टिकी नोट की बात करें तो यहाँ पे है एजुकेशन सेस, जो पहले 3% हुआ करता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया है और 4% सेस लगता है, विच इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप 4% ऐड करेंगे एज अ सेस। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू डेट्स। देखो, अब तक हमने सीखा कि किसको रिटर्न भरना है और कितना टैक्स देना है, 2 चीज़ें। लेकिन अब हम सीखे हैं कि कब टैक्स कब तक भरना है, ड्यू डेट्स क्या होंगी। तो अगर आपने डेडलाइन मिस की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट मोड में आ जाता है। तो ये टाइमलाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर टाइमलाइंस है। पहली तो है 31 जुलाई और दूसरी है 30 सितंबर। देखो, 31 जुलाई किसके लिए? ये है इंडिविजुअल्स के लिए या ऑल अदर असेसीज के लिए जिन्हें ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन 30 सितंबर वाला रूल उनके लिए है जिनका बिजनेस बड़ा है, जैसे कंपनीज या वो लोग जिनको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है, और उन फर्म्स के वर्किंग पार्टनर जिनका ऑडिट हो रहा है। बहुत ही सिंपल बात है, अगर कहीं पे ऑडिट की ज़रूरत है, ठीक है, टैक्स भरने से पहले, तो उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उनके लिए 30 सितंबर है, और बाकियों के लिए, ऑल अदर एसएससी के लिए 31 जुलाई है ड्यू डेट। डन। और ये भी हमें किसमें दी गई है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग, जो है सेक्शन 234A में। अगर आपने डेडलाइन मिस की तो 3 बड़े झटके आपको लगेंगे, जिसमें सबसे पहला है पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। देखो, अंडर सेक्शन 271F आपको फाइन और सीरियस केसेस में सेक्शन 276CC के अंडर जेल भी हो सकती है अगर आप टैक्स नहीं देते हो या डेडलाइन को मिस करते हो। फिर सेक्शन 234A इंटरेस्ट, अब ये सबसे कॉमन है, आपको ना 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये तब तक लगेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते या जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर तीसरा बड़ा नुकसान, देखो, अगर आपने डेडलाइन के बाद रिटर्न भरा तो आप चैप्टर 6A की डिडक्शंस जैसे कि ATC या ATD क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब इसकी वजह से क्या होगा, आपका टैक्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको डिडक्शन के बेनिफिट्स लेने हैं तो टाइमली ITR फाइल करना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑफ लॉसेस। देखो, कई बार ना कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बिजनेस में अगर लॉस हो गया है तो क्या फिर भी उनको ITR भरना ज़रूरी है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लॉस है उसको आप फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करें तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 का पालन करना पड़ेगा। ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स का एक बहुत कड़वा रूल है।
अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट जो हमें दी थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में उसके अंडर फाइल नहीं किया तो आप अपना बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो आप इस साल का लॉस माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। दो ऐसे लॉसेस हैं जो आप लेट रिटर्न भरने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था सेक्शन 71 भी, कि घर इनकम हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको लॉस हो रहा है अगर आप उसको लेट रिटर्न फाइल करते हो तब भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो दिया गया है हमें सेक्शन 32 में, तो इसको भी लेट फाइलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब के लिए डेडलाइन सेक्रोसेंट है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बिलेटेड रिटर्न्स की। तो अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की ड्यू डेट मिस कर दी है, ठीक है, तो घबराइए मत। लॉ आपको एक और मौका देता है रिटर्न फाइल करने का, जिसे हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न, जो दी गई है हमें सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में। लेकिन इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो उसको भी समझते हैं। इस सेक्शन में हमें दिया गया है कि आप बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी पहले आए, विच एवर इज अर्लियर। पहला है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से एक साल पहले तक। यहाँ नोट कीजिए कि लॉ ने इस डेडलाइन को ना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो अपडेट रहना तो भाई ज़रूरी है। दूसरा, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, लेकिन याद रखिए बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। अगर आपने लेट रिटर्न में गलती की तो उसे सुधारने का मौका फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैंडेटरी फाइलिंग फॉर इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं स्पेशल एंटिटीज पर जो दी गई है सेक्शन 139 4A 4B एंड 4D में। तो देखो, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अगर उनकी इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले, तो रिटर्न मैंडेटरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इन्हें सेक्शन 13A की एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब ये मैंडेटरी रिटर्न्स फाइल करते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए, इनके लिए इनकम या लॉस मैटर नहीं करता, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और उनके कौन कौन से रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो बताए गए हैं, तो इन्हें आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवाइज्ड रिटर्न, जिसे हम बोलेंगे सेकंड चांस फॉर मिस्टेक। देखो, रिटर्न फाइल करते वक्त कभी हम कोई इनकम ऐड करना भूल जाते हैं या कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हम फंस गए हैं? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 आपको रेस्क्यू करता है यहाँ पे। इसे हम कहते हैं रिवाइज्ड रिटर्न। और रिवीजन तभी पॉसिबल है अगर आपने कोई ओमिशन यानी कि कुछ भूल गए हो या रॉन्ग स्टेटमेंट या कुछ गलत लिख दिया हो, ठीक है, उसको डिस्कवर किया जाए। अब ये ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है जिन्होंने ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 या सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंडर ITR भरा हो। और रिवीजन की टाइमलाइन भी बिलेटेड की जैसी ही है। इसमें भी हम दो ही चीज़ें देखते हैं, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ख़त्म होने से एक साल पहले तक और असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले। फिर यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अगर असेसिंग ऑफिसर यानी कि AO कोई डिफेक्ट निकालता है, कोई गलती निकालता है, तब आपके पास उसे ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन होते हैं। विदिन 15 डेज आपको उस मिस्टेक को रेटिफाई करना होता है। अब आ जाते हैं अपनी चेकलिस्ट पर। यहाँ पे है सेक्शन 139 सब सेक्शन 6, ठीक है, और 6A में बताते हैं कि रिटर्न में सिर्फ इनकम ही नहीं, कुछ ऐसी डिटेल्स भी मेंशन करना मैंडेटरी है, जैसे कि जनरल पर्टिकुलर्स जो दिए गए हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में, कि आपकी एग्जेम्प्ट इनकम क्या है, एसेट की वैल्यू क्या है, बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल
और हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर्स की डिटेल, ये सारी डिटेल्स आपको ITR में मेंशन करनी होती हैं। और बिजनेस प्रोफेशन और पर्टिकुलर्स में जो दिए गए सेक्शन 139 6A में, अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो ऑडिट रिपोर्ट, बिजनेस की लोकेशन क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या हैं और एड्रेसेस क्या हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब देना कंपलसरी होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न, जो दिया गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में। तो देखो, मान लीजिए आपने रिटर्न तो फाइल कर दी पर उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अधूरी छोड़ दी। ठीक है, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न डिक्लेयर कर सकता है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 इसी डिफेक्ट और उसे ठीक करने के प्रोसीजर की बात करता है। यहाँ बताया गया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है तो वो आपको इंटीमेट करेगा, यानी आपको बताएगा। इसके बाद आपके पास होंगे सिर्फ 15 दिन उस गलती को सुधारने के लिए। फिर अगर आप 15 दिन में ठीक नहीं कर पाते तो आप एक्सटेंशन मांग सकते हो, लेकिन अगर आपने रेटिफाई नहीं किया तो आपका रिटर्न इनवैलिड मान लिया जाएगा, जैसे कि आपने कभी फाइल ही ना किया हो ITR। अब यहाँ पे हमें दी गई हैं 6 स्ट्रिक्ट कंडीशन जो रिटर्न को डिफेक्टिव होने से बचाने के लिए हैं। तो ये 6 कंडीशंस फुलफिल होना मैंडेटरी है, जिसमें सबसे पहले है ड्यूली फाइल्ड कॉलम्स। देखो, ग्रोस टोटल इनकम की सारी डिटेल्स और अनेक्शर्स पूरे होने चाहिए। दूसरा कहा गया है यहाँ पे टैक्स एंड इंटरेस्ट। सेक्शन 140A में रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स और उसका इंटरेस्ट पे होना चाहिए, बिना पेमेंट के रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे है कॉम्प्यूटेशन स्टेटमेंट, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है उसका पूरा हिसाब, सारी स्टेटमेंट साथ में होना चाहिए। फोर्थ है ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप पर सेक्शन 44AB यानी कि टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है तो ऑडिट रिपोर्ट साथ लगानी मैंडेटरी है। फिफ्थ है प्रूफ ऑफ टैक्सेस, TDS, TCS, एडवांस टैक्स और सेस असेसमेंट, टैक्स के सारे प्रूफ होने चाहिए। और अगर डिडक्टर की गलती से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको 2 साल तक का टाइम मिलता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। फिर है लास्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी कॉपीज अटैच होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, जिसे हम कहते हैं हमारा फाइनेंशियल DNA। जैसे हमारी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए आधार हैं, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ हर कम्युनिकेशन के लिए सेक्शन 139A के अंडर पैन ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस किस को लेना चाहिए और कहाँ इसका यूज़ मैंडेटरी है। सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या पैन सबके लिए मैंडेटरी है। तो लॉ कहता है कि इन 5 केसेस में आपको असेसिंग ऑफिसर के पास अप्लाई करना ही पड़ेगा। पहला, इनकम थ्रेशोल्ड, अगर आपकी टोटल इनकम या किसी और की जिसके आपके साथ असेंबल हैं यानी कि क्लबिंग ऑफ इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपके लिए पैन मैंडेटरी है। दूसरा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 5 लाख से ज़्यादा होने वाला है या हो चुका है तब भी आपके लिए पैन मैंडेटरी है। फिर स्पेशल रिटर्न्स, जो भी लोग सेक्शन 139 4A के अंडर रिटर्न भर रहे हैं उनके लिए भी पैन मैंडेटरी है। देन नोटिफाइड क्लासेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी खास कैटेगरी के लोगों को नोटिफाई करे। देन फिर AO की पावर की बात करी गई है कि AO के पास पावर है कि वो किसी को भी पैन अलॉट कर सकता है अगर उस पर टैक्स बनता हो। और वहीं अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने अपने पैन कार्ड में देखा होगा कि ये ना 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है जो CBDT इशू करता है। तो इसका फॉर्मेट फिक्स्ड है, जिसमें 4th कैरेक्टर आपका स्टेटस यानी कि आप इंडिविजुअल हो या फर्म हो या कंपनी हो ये बताता है, और 5th कैरेक्टर आपके सरनेम का पहला अक्षर होता है। और फिर है मैंडेटरी कोटिंग,
कि सिर्फ पैन होना काफ़ी नहीं है, उसे कोट करना यानी कि उसे मेंशन करना मैंडेटरी है। कहाँ कहाँ मैंडेटरी है? हर तरह के रिटर्न्स और कॉरस्पॉन्डेंस में, हर तरीके के चालान में जब टैक्स पे करते हैं, या उन सारे प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन में जैसे बैंक अकाउंट खोलना या गाड़ी खरीदना या प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में जो भी लॉ ने डिफाइन करे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन में पैन को कोट करना मैंडेटरी है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज जो दिया गया है हमें सेक्शन 140 में। अब देखो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसे साइन या वेरीफाई कौन करेगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो हमें यही सेक्शन बताता है। तो लॉ ने ना हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक लोगों को जिम्मेदारी दी है। अगर सही इंसान ने साइन नहीं किया तो आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के केस में 3 सिनेरियो हो सकते हैं। नॉर्मल में तो अगर आप इंडिया में हैं और फिट हैं तो आपको खुद ही वेरीफाई करना होगा। अगर आप एब्सेंट हैं, अगर आप देश से बाहर हैं, तो आप खुद कर सकते हैं या कोई ऐसा इंसान जिसे आपने वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो। तीसरा, इनकैपेसिटेटेड। अगर कोई मेंटली फिट नहीं है या किसी और वजह से साइन नहीं कर सकता तो उनका गार्जियन या कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन साइन करेगा। दूसरी कैटेगरी में है हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो HUF के लिए रूल सिंपल है, सारी जिम्मेदारी कर्ता की है, लेकिन अगर कर्ता इंडिया में नहीं है या साइन नहीं कर सकते हैं तो HUF का कोई भी दूसरा एडल्ट मेंबर इसे वेरीफाई कर सकता है। यहाँ पे हम याद रखेंगे एडल्ट मेंबर, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास कंपनी। तो देखो, कंपनीज के केस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड है। यहाँ पे जनरली मतलब नॉर्मली पहली प्रेफरेंस मैनेजिंग डायरेक्टर MD की होती है। फिर अगर MD अवेलेबल नहीं है, इज अनअवेलेबल, तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है। फिर नॉन रेजिडेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ वो इंसान साइन करेगा जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी हो। फिर वाइंडिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट टेक ओवर की अगर हम बात करें, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो लिक्विडेटर की साइन चलेंगे, और अगर गवर्नमेंट कंपनी ने मैनेजमेंट लिया है तो प्रिंसिपल ऑफिसर यहाँ पे वेरीफाई करेगा। डन। फिर पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें अगर हम, अभी देखो यहाँ पे पार्टनरशिप और LLP के लिए रूल्स थोड़े से अलग हैं। पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहली प्रेफरेंस होती है मैनेजिंग पार्टनर। अगर वो अवेलेबल नहीं है या कोई अनअवॉइडेबल रीज़न है तो एनी पार्टनर साइन कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। फिर LLP की अगर हम बात करें तो यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करता है। डिफ़ॉल्ट सिग्नेटरी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, अगर वो नहीं है तो एनी पार्टनर साइन करेगा। फिर लोकल अथॉरिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो लोकल अथॉरिटीज़ के केस में सिग्नेचर होंगे जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के केस में रिटर्न हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेरीफाई करेगा। अब इन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर है कैटेगरी 3 एसोसिएशंस एंड अदर्स। तो अगर कोई और एसोसिएशन है तो उसके भी मेंबर या प्रिंसिपल ऑफिसर की सिग्नेचर चलेंगे, और अगर एनी अदर पर्सन की बात करें जैसे कि कोई नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर ना हो तो वो खुद या कोई ऐसा इंसान जो उनके बिहाफ पर एक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो वो साइन करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिसके बारे में बात करी गई है सेक्शन 140A में। तो देखो, हमने सारे रूल सीख लिए, लेकिन रिटर्न का बटन दबाने से पहले एक फाइनल हिसाब बाकी है जो है सेक्शन 140A, जो कहता है कि हर असेसी को अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल करने से पहले भरना होगा, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब इसका कैलकुलेशन हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखो, पहले आप अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, डन। उसमें हम ऐड करते हैं कोई इंटरेस्ट जो कि दिए गए होते हैं हमारे पास सेक्शन
234A या B या C में, और कोई भी फीस जैसे कि बी रिलेटेड रिटर्न की फ़ीस हो सकती है, कोई भी अगर फ़ीस अप्लाई हो रही है तो उसको ऐड करेंगे। फिर इस टोटल अमाउंट में से आप माइनस करते हैं वो टैक्स जो आप पहले ही दे चुके हों, जैसे कि एडवांस टैक्सेस या TDS या TCS और कोई भी फॉरेन टैक्स रिलीफ या मैट क्रेडिट। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचा वही है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेएबल, जो आपको तुरंत भरना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। अगर आपने टैक्स थोड़ा कम भरा है तो डिपार्टमेंट पहले उसे इंटरेस्ट की तरह एडजस्ट करेगा और जो बचेगा उसे टैक्स मान लिया जाएगा। मतलब टैक्स की लायबिलिटी खड़ी रहेगी जब तक इंटरेस्ट पूरा पे नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है, विच इज़ रामचंद्र पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 2006 का केस है। यहाँ ना कोर्ट ने इसमें साफ किया कि अगर कोई 140A के अंदर टैक्स नहीं भर पाता तो पेनल्टी सीधा ऑटोमेटिक नहीं लग जाएगी। पेनल्टी से सिर्फ तभी लगेगी जब असेसी के पास कोई रीजनेबल कॉज यानी कि कोई ठोस वजह ना हो नॉन पेमेंट की। अब ये प्रेसिडेंट हमें डिपार्टमेंट की मनमानियों से बचाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास आधार मैंडेट पेनल्टीज एंड ITR फॉर्म। देखो, अब आधार मैंडेट की बात करें सबसे पहले तो 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपने रिटर्न ऑफ इनकम में आधार नंबर कोट करना होगा, मेंशन करना होगा। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो पैन कार्ड नहीं आया है तो आप एनरोलमेंट ID भी दे सकते हैं। बिना आधार लिंक किए आपका रिटर्न प्रोसेस होना मुश्किल है। ठीक है, आधार मैंडेटरी है। फिर उसके बाद है पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, जो दिया गया है हमें सेक्शन 234F में, जिसे हमने पहले भी देखा था कि अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की डेडलाइन मिस की तो अब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं सीधे पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो पेनल्टी सिर्फ 1000 है। बाकी केसेस में 31 दिसंबर तक फाइल किया हो तो 5000 और उसके बाद किया है तो 10,000। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि डिसिप्लिन ही आपको खर्चे से बचा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, जो हमें रूल 12 में दिए गए हैं। ये स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, सही फॉर्म चुनना सबसे बड़ा टास्क है, तो चलिए इस टेबल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले है फॉर्म हमारे पास ITR 1 सहज सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, जिन पर 1 हाउस प्रॉपर्टी है और टोटल इनकम 50 लाख तक है। ठीक है, तो ये इनकम भी याद रखेंगे, सैलरी भी याद रखेंगे, 1 हाउस प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। अगर ये कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही हैं या ये कंडीशंस किसी के केस में अप्लाई हो रही हैं तब लगेगा ITR 1 फॉर्म। फिर ITR 2 उन इंडिविजुअल HUF के लिए है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। फिर ITR 3 उनके लिए है जिन पर अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोफेशन है। ठीक, फिर ITR 4 विच इज़ सुगम प्रिजम्पशन इनकम, जो कि है सेक्शन 44AD 44AE वालों के लिए है। फिर ITR 5 एंड 6 की अगर बात करें तो ये फर्म्स LLPs और कंपनीज के लिए है। फिर ITR 7 जो लोग सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A से 4D में आते हैं, जैसे कि ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने पीछे भी देखा था, उन सभी के लिए होता है ITR 7 फॉर्म। डन। तो इस टेबल को आप 2 से 3 बार अभी वीडियो पॉज करके रीड करेंगे ताकि आपको ये टेबल अच्छे से याद हो सके। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है मैंडेटरी E-फाइलिंग। ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, इसको आप रीड कर लेंगे, आपको ईजीली समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स और पूरे इनकम टैक्स एक्ट के या टैक्सेशन लॉ के कंसोलिडेटेड नोट्स का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you liked today's lecture. If you found this lecture helpful, do not forget to share, like, subscribe to the channel Understand Law for more easy law lecture. See you in the next class. तब तक के लिए be positive and stay happy.